दोस्तों इस सेशन में आज हम अटैम्प्ट करने वाले हैं रेलवे एएलपी के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने 21 मॉक टेस्ट साइंस के भी कवर किए हैं। अगर आप उनको भी कवर करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे। उनको आप अटैम्प्ट कर कर अपना स्कोर को जज कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी दिया है संसद। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षक, संविधान का बचाव करने वाला या संविधान को सुरक्षित रखने वाला एक संस्था के रूप में जाना जाता है उच्चतम न्यायालय को। इसके बारे में देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या और अधिकारों की रक्षा करता है। यह संविधान के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए कार्य कर सकता है। इसी के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखें तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय के साथ साथ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है कि वह मानव अधिकारों को सुरक्षित रखे, उनका बचाव करे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 1947, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी दिया है 1960, ऑप्शन डी दिया है 1970। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। इसके साथ आपको डेट भी इसकी पता होनी चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत में आर्थिक विकास और संसाधनों के प्रबंधन के लिए की गई। इसके बाद नीति आयोग इसको बदल गया। अगर आप याद रखें कि 15 जनवरी 2015 को 2015 से आपको ये नीति आयोग में बदल दिया गया था। उससे पहले इसको जाना जाता है कि योजना आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातु की जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है गलन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी दिया है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी दिया है अपरदन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। धातु की जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे लोहे का जंग लगना इस प्रक्रिया का उदाहरण है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि लोहे का जंग लगना कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है, या तो भौतिक परिवर्तन या तो फिर रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है हृदय, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है अग्नाशय, ऑप्शन डी दिया है गुर्दे। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने की प्रक्रिया को में ज़्यादा योगदान देती है। ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। गैस जलने की सबसे ज़्यादा योगदान अगर देती है तो ऑक्सीजन। गैस बुझाने वाली या आग को बुझाने वाली गैस माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। आग जलने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन वह गैस है जो जलने में काफ़ी सक्षम होती है, या ऑक्सीजन आग जलाने में काफ़ी मदद करती है। इसके बिना कोई भी ईंधन नहीं जल सकता। क्वेश्चन आगे दिया है कि पाचन के प्रक्रिया में अम्ल का कौन सा होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन ए दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया है एसिटिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। पाचन क्रिया के अंतर्गत जो एक अम्ल जो आपका अग्नाशय के अंदर स्रावित होता है उसी को ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जो भोजन को पचाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। ये पूछ लेते हैं कई बार कि मानव शरीर किस अंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो अग्नाशय के अंतर्गत ये होता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। क्वेश्चन आगे है कि DNA की संरचना किसके द्वारा बताई गई थी। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन और आइंस्टीन, ऑप्शन बी दिया है वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी दिया है मेंडल और डार्विन, ऑप्शन डी दिया है पेल्वो और फ्रायड। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक। सबसे पहले DNA की संरचना के बारे में विचार दिया अर्थात बताया वाटसन एंड क्रिक ने। देखिए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आनुवांशिक जानकारी कैसे संग्रहित और प्रसारित होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए
ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी रिविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1929, ऑप्शन बी दिया है 1931, ऑप्शन सी दिया है 1942, ऑप्शन डी दिया है 1947। याद रखिए गांधी रिविन समझौता सबसे पहली बार 1931 को, डेट भी अगर आपको पता आ जाए तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। इसके तहत सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने कौन 3 सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में ही भाग लिया। ऑप्शन ने क्वेश्चन आगे दिया है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है हरित क्रांति, ऑप्शन बी दिया है श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी दिया है नीली क्रांति, ऑप्शन डी दिया है पीली क्रांति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति। अर्थात दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा किया है वो क्या है आपका श्वेत क्रांति। वाइट रेवोल्यूशन जब आया तो उसी के तहत ही सबसे पहले दुग्ध उत्पादन में जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ, काफ़ी उसका विकास स्तर काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंचा। तो इसी तरह जैसे हरित क्रांति हो गया फसलों को लेकर, नीली क्रांति आपका आ जाता है मत्स्य पालन को लेकर, पीली क्रांति दलहनों के उत्पादन को लेकर। हर तरह के रेवोल्यूशन जब भी आते हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जाता है आने वाले समय के लिए। देखिए भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियान को श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसको संचालित किया गया। अगर भारतीय स्तर पर देखें तो स्वामीनाथन के द्वारा। क्वेश्चन आगे दिया है कि सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी दिया है बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। सर्वोदय का सिद्धांत सबसे पहले दिया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय, जो महात्मा गांधी का एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन था। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास और उत्थान करना था। क्वेश्चन आ गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 5.4, ऑप्शन बी दिया है 7.4, ऑप्शन सी दिया है 8.5, ऑप्शन डी दिया है 6.0। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। रक्त का पीएच लेवल या रक्त का पीएच स्तर होता है 7.4। देखिए मानव रक्त का पीएच सामान्यतः 7.3435 से 7.45 के बीच होता है, जो इसे थोड़ा क्षारीय बनाता है। देखिए 7 से अगर पहले आता है तो अम्लीय होगा, 7 पे उदासीन होता है, 7 से अगर 14 के बीच में कोई भी एलिमेंट कोई भी तत्व आता है तो उसका पीएच मान क्षारीय आता है। तो जैसे ये 7 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यदि पीएच स्तर कम या ज़्यादा हो जाए तो यह शरीर के स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया है कार्बोनिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मानव शरीर के अग्नाशय के अंदर ही स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर एक मौजूद ऐसा अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में काफ़ी हद तक मदद करता है और हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करने में मदद करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगले सेशन में।